हिरोशिमा में रहने वाले यामागुची 6 अगस्त 1945 के उस दिन का जिक्र करते हुए बताते हैं कि जब उन्हें होश आया तो उनके सामने कई सारे लोग तड़प तड़प कर मर रहे थे। उन्हें लगा कि वे भी मारे जाएंगे, लेकिन तभी दो लड़के जो इस धमाके से सुरक्षित बच गए थे उनके पास आते हैं और उन्हें पास ही के एक क्लिनिक लेकर जाते हैं। लेकिन यामागुची जैसे ही क्लिनिक पहुंचे तो उन्होंने देखा कि क्लिनिक के फर्श पर चारों तरफ जली हुई लाशें ही लाशें पड़ी हुई थीं। उस क्लिनिक के कुछ एक आध डॉक्टर जो सही सलामत थे, वे लोगों की मरहम पट्टी कर रहे थे। वहां पर इलाज करा रहे कुछ लोगों का मुंह पूरी तरह जला हुआ था, तो कुछ के हाथ पैर, लोगों के शरीर से सफेद रस्सी और खून निकल रहा था। लोग इतने भयानक तरीके से जख्मी थे कि उन्हें देखा भी नहीं जा सकता था। यामागुची ने जिन घायल लोगों को देखा, उनकी हालत के पीछे जिम्मेदार था लिटिल बॉय। इसके नाम से भ्रमित मत होइए, यह लिटिल बॉय एक एटॉमिक बम था जो 6 अगस्त 1945 की सुबह अमेरिका ने जापान पर गिराया था। यह द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे भीषण नरसंहार था। जब आप वीडियो में आगे अमेरिका द्वारा हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए एटॉमिक बॉम्बर्स के कारण हुए भीषण नरसंहार सच्ची कहानियां सुनेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। और क्या थी उस दिन की कहानी, चलिए जानते हैं। 6 अगस्त 1945 सुबह के 7 बजे जापानी सेना को रडार पर दक्षिण में कुछ हलचल दिखाई देती है। एक अमेरिकी लड़ाकू विमान हिरोशिमा की तरफ बढ़ रहा है। चारों तरफ खतरे के सायरन बजना शुरू हो जाते हैं। अगर यहां जापानी सेना चाहती तो अपने कुछ विमान भेजकर उस अमेरिकी विमान को रोक सकते थे, लेकिन विश्व युद्ध के कारण जापान की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी कि अब उसके पास विमानों को चलाने के लिए पेट्रोल भी नहीं था। इस समय जापान अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा था और जापान इटली और जर्मनी के साथ मिलकर मित्र राष्ट्रों के खिलाफ लड़ रहा था। जापान के दोनों साथी हार चुके थे, लेकिन जापान अब भी हार मानने को तैयार नहीं था। हालांकि इस वक्त तक आते आते जापान की हालत भी काफी खराब हो चुकी थी। जापान में खाने पीने की कमी हो चुकी थी, लोग भूख से मर रहे थे, दुकानों में राशन खत्म हो चुका था, पेट्रोल के भाव आसमान छू रहे थे। एक आम जापानी नागरिक की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी कि जापान की सड़कों पर अब कोई भी पर्सनल कार नहीं दिखती। सड़कों पर चारों तरफ बस पैदल चलते लोग और मिलिट्री व्हीकल ही दिखाई देते। अमेरिका का वो लड़ाकू विमान थोड़ी ही देर में वापस चला जाता है। जापानी सेना को लगा कि वह विमान युद्ध की स्थिति का जायजा लेने आया था। उनका ये अनुमान सही था, पर पूरा नहीं। ये विमान युद्ध की स्थिति का नहीं, बल्कि मौसम का जायजा लेने आया था। विमान जब वापस लौट जाता है तो जापानी अधिकारी चैन की सांस लेते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर बाद सुबह के तकरीबन 8 बजे दक्षिण से एक और विमान आता है। जापानी सेना को लगा कि यह विमान भी पहले विमान की तरह बस स्थिति का जायजा लेकर चला जाएगा, पर उन्हें क्या पता था कि यह विमान उनकी मौत का फरमान लेकर आया था। जापान की तरफ बढ़ रहा है यह विमान एनोला गे नाम का एक बमवर्ष विमान था, जिसे मेजर थॉमस फेरेबी उड़ा रहे थे। सुबह के ठीक 8:15 पर इस विमान से लिटिल बॉय नाम का एक 4 टन वजनी एटॉमिक बम नाक के बल धरती पर गिरना शुरू होता है। इस बम का लक्ष्य हिरोशिमा का अओई ब्रिज था, लेकिन हवाएं इतनी तेज चल रही थी कि यह अपने लक्ष्य से 250 मीटर दूर सीमा सर्जिकल हॉस्पिटल पर जाकर गिरता है। लगभग 43 सेकंड हवा में रहने के बाद यह बम आखिरकार धरती तक पहुंच जाता है और इसके परिणाम स्वरूप एक भयानक विस्फोट होता है। इस बम की शक्ति 20,000 टन TNT के बराबर थी, जिस कारण इस विस्फोट से हिरोशिमा का तापमान 4,000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। इनके पीछे ही उड़ रहे एक दूसरे अमेरिकी लड़ाकू विमान के पायलट चार्ल्स श्विनी बताते हैं कि उस बम के फटते ही इतनी तेज रोशनी हुई मानो सूरज धरती पर आ गया हो। यह विस्फोट इतना भयानक था कि देखते ही देखते कंक्रीट से बनी इमारतों को छोड़कर धरती पर मौजूद लगभग हर चीज धुआं बन गई। जिस जगह विस्फोट हुआ उसके 15 किलोमीटर के दायरे में एक भी शीशा नहीं बचा। सिर्फ कुछ ही पलों में हिरोशिमा शहर की अधिकतर इमारतें ध्वस्त हो गईं और चंद मिनटों पहले जिस हिरोशिमा शहर की आबादी 2.5 लाख थी, वह अब सिर्फ 1,60,000 ही बची। लिटिल बॉय नाम के इस बम ने 80,000 लोगों को एक पल में राख बना दिया। जिस एनोला गे ने हिरोशिमा पर यह बम छोड़ा, उसी के पायलट पोल टिबेट्स बताते हैं कि यह धमाका इतना खतरनाक था कि विस्फोट होते ही विमान के आगे के केबिन में एक तेज रोशनी फैल गई और इतनी ऊंचाई पर होने के बावजूद कॉकपिट में बैठे पायलट्स के दांतों में कंपी होने लगी। ऐसी विमान की कॉकपिट में बैठे बॉब कैरन ने
अपने कोडक कैमरा से इस भयानक मंजर की कुछ तस्वीरें ली, जिनमें आप देख सकते हैं कि विस्फोट के कारण आसमान में बैंगनी बादल बन गए थे और इन बादलों के बीच से मशरूम की तरह दिखने वाला एक बहुत बड़ा सफेद धुएं का गब्बर ऊपर आसमान की तरह उठ रहा था। इस मशरूम के नीचे वह 80,000 लोग थे जो कुछ समय पहले जिंदा थे, इसलिए इसे द डेथ मशरूम नाम दिया गया। 14 साल के फुजियो तारिकोशी 6 अगस्त की उस सुबह धमाके वाली जगह से कुछ ही दूरी पर मौजूद थे। विस्फोट वाली जगह से इतना नजदीक होने के बावजूद फुजियो उन चंद खुशकिस्मत लोगों में से एक थे जो जिंदा बच गए। फुजियो कहते हैं कि उस सुबह मैं अपनी मां के साथ नाश्ता कर ही रहा था कि तभी हमें आसमान में जोर की गड़गड़ाहट सुनाई देती है। हम लोग दौड़कर बाहर आते हैं। पहले तो हमें लगा कि यह किसी प्लेन की गड़गड़ाहट होगी, लेकिन जब हमने आसमान की तरफ देखा तो वहां पर कोई प्लेन नहीं था। हमने देखा कि उत्तर पूर्व की तरफ से एक छोटी सी बोल जमीन की तरफ आ रही थी। यह बोल जैसे जैसे नजदीक आ रही थी और ज्यादा स्पष्ट हो रही थी, कुछ ही देर में हमें पता चल गया कि यह एक बम था। लेकिन यह सब इतना जल्दी हुआ कि हमें भागने का मौका ही नहीं मिला, और जैसे ही वह बम जमीन पर गिरा, एक तेज रोशनी के साथ इतना भयानक धमाका हुआ कि पहले तो मैं अंधा हो गया। फिर अचानक से मेरे पैरों के नीचे की जमीन इतनी जोर से हिली कि मानो धरती फट गई हो। मैं कुछ समझ पाता इससे पहले ही एक गर्म हवा के झोंके ने मुझे दूर ले जाकर पटक दिया। इसके बाद मुझे कुछ याद नहीं रहा और मेरी आंखें बंद हो गईं। लेकिन जब मेरी आंखें दोबारा खुली तब मैंने महसूस किया कि मैं जमीन पर पड़ा था। मैंने जैसे ही थोड़ी सी हिम्मत जुटाकर उठने की कोशिश की, तभी मुझे महसूस हुआ कि मेरा एक तरफ का हाथ मांस का एक टुकड़ा बनकर रह गया था। मैंने जैसे तैसे अपने टूटे हुए हाथ को संभाला। मेरे आसपास मौजूद हर चीज राख हो चुकी थी। मुझे तुरंत अपनी मां का ख्याल आया, लेकिन मेरी मां की किस्मत शायद मुझसे ज्यादा अच्छी थी। उन्हें मेरी तरह अपने घले हुए हाथ को नहीं उठाना पड़ा। मेरी मां मुझे छोड़कर जा चुकी थी। ये बातें बताते बताते फुजियो की आंखों में आंसू आ गए। उनका मानना है कि मरने वालों की किस्मत जिंदा लोगों से अच्छी थी, क्योंकि उन्हें इस तबाही के बाद के भयानक मंजर को नहीं देखना पड़ा। हिरोशिमा की 1/3 आबादी को इतनी बेरहमी से मौत के घाट उतारने के बाद भी अमेरिका के राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन अमेरिका की सैन्य ताकत पर गर्व करते हुए बड़ी बेशर्मी से कहते हैं कि हमारे विमानों ने दुश्मन पर एक बम गिराया, जिससे दुश्मन देश में भारी तबाही हुई है। ये बम 20,000 टन TNT के बराबर शक्तिशाली है और यह अब तक के सबसे शक्तिशाली बम से भी 2000 गुना ज्यादा विध्वंसक है। ब्रह्मांड की शक्ति वाले इस बम ने हमारी हथियारों की श्रृंखला में क्रांतिकारी परिवर्तन किया है और हम इससे भी खतरनाक हथियार बनाने पर काम कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति का यह बयान हिरोशिमा के आम लोगों के जख्मों पर नमक था। एक स्कूली छात्रा जिनको क्लाइन उस सुबह हिरोशिमा रेलवे स्टेशन पर खड़ी थी। क्लाइन बताती है, मैं और मेरे कुछ दोस्त जब स्टेशन पर थे, तब अचानक एक जोरदार विस्फोट होता है। मैं तुरंत बेहोश हो गई, लेकिन जब मेरी आंख खुली तब मैंने देखा कि मेरे आसपास कई सारे लोग मलबे के नीचे दबे हुए थे। वे लोग चीख पुकार कर रहे थे, लेकिन वहां उनकी मदद करने वाला कोई नहीं था। मैं कुछ लोगों को बचाने की कोशिश भी करती हूँ, लेकिन आग इतनी तेज थी कि मैं नाकाम रही। इसके बाद मुझे अपने माता पिता की याद आई। मैं तुरंत अपने घर की तरफ। रास्ते में मुझे कई मरे हुए लोग दिखाई दिए, लेकिन उन लोगों के जख्म देखकर मेरी हालत इतनी खराब हो गई कि मैं उनकी कोई मदद नहीं कर पाई। किसी का हाथ उसके शरीर से अलग होकर लटक रहा था, तो किसी के मुंह की चमड़ी पूरी तरह घल चुकी थी। जैसे तैसे करके मैं जब घर पर पहुंची तो देखा कि मेरी माँ बहुत ज्यादा घायल थी। मेरे पिता दूसरे शहर में रहते थे, इसलिए उन्हें कुछ नहीं हुआ। इस हादसे के बाद हमने हॉस्पिटल जाने की भी कोशिश की, लेकिन सभी हॉस्पिटल इतने ज्यादा भर चुके थे कि हमें कोई इलाज नहीं मिला। इस घटना के कुछ दिनों बाद मेरे पूरे शरीर पर बैंगनी चकत्ते होने शुरू हो गए और मेरे सिर के सारे बाल भी गए। उस हमले में जिंदा बचे लगभग हर इंसान की हालत क्लाइन जैसी ही थी। धमाके के बाद जो लोग जिंदा बचे वे अपनी जान बचाने के लिए सड़क पर इधर उधर भागने लगे, लेकिन सड़क पर चल रहे ये लोग ऐसे लग रहे थे मानो मुर्दे जिंदा हो गए हों। इनके मुंह से झाग भरा खून निकल रहा था और इनके पूरे शरीर पर चमड़ी और मांस ऐसे लटक रहा था मानो इन्हें हल्का सा छूने पर ही ये हाथ में आ जाएगा।
तड़पते हुए लोग पानी के लिए चीख रहे थे, पर इन्हें पानी नसीब नहीं हुआ। हालांकि विस्फोट के बाद सुबह के 11 बजे बरसात भी होती है, लेकिन यह बरसात पानी की बरसात नहीं थी, बल्कि यह विस्फोट के कारण उत्पन्न हुए रेडियो एक्टिव पदार्थों की बरसात थी। इस बरसात में जो पानी बरस रहा था, वह ग्रीस की तरह काला था। उस वक्त वहां पर मौजूद जो भी इंसान इस बरसात के संपर्क में आया, उसे स्किन कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियां हुईं। कई आंकड़ों के मुताबिक उस विस्फोट के तुरंत बाद तो 80,000 लोगों की जान गई, लेकिन विस्फोट के कारण जो प्रभाव उत्पन्न हुए, उनसे 60,000 लोग और मारे गए। हिरोशिमा में जब यह धमाका हुआ, तब जापानी नौसेना का एक सैनिक भी वहां पर मौजूद था। वह सैनिक अपने दर्द को बयां करते हुए बताता है कि जब धमाका हुआ, तब उसके साथ इतनी तेज रोशनी निकली कि मैं अंधा हो गया। इसके तुरंत बाद हवा के एक गर्म झोंके ने मुझे 1 मीटर तक ऊपर उठाया और फिर नीचे पटक दिया। मैं किसी तरह अपने घुटनों के बल होने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी हवा का एक और झोंका आता है और मुझे एक बार फिर नीचे पटक देता है। थोड़ी देर बाद जब मेरी आंख खुली, तो मैंने देखा कि मेरे शरीर का बाएं तरफ का हिस्सा पूरी तरह गल चुका था। थोड़ी ही दूरी पर मुझे एक पेड़ दिखा जो धमाके के कारण पूरी तरह सूख चुका था। मेरा गला सूखा हुआ था और मेरा शरीर में बिल्कुल भी जान नहीं थी। मैंने अपनी पूरी हिम्मत एक साथ बटोरी और खड़े होने की कोशिश की, लेकिन मैं खड़ा नहीं हो पा रहा था। फिर किसी तरह मैं उस पेड़ के तने तक पहुंचा। मेरे सामने एक बच्चा पानी के लिए तड़प रहा था, लेकिन मेरे पास पानी नहीं था। कुछ ही देर में उस बच्चे ने मेरे सामने ही तड़पते तड़पते अपना दम तोड़ दिया। अमेरिका के इस अमानवीय हमले ने हिरोशिमा और जापान का दम तोड़ दिया, लेकिन अमेरिका के नापाक मंसूबे अब भी पूरे नहीं हुए थे। इस हमले के ठीक 3 दिन बाद 9 अगस्त की सुबह अमेरिका जापान के ही एक और शहर नागासाकी पर भी ऐसा ही एक और परमाणु हमला करता है। पहले यह हमला जापान के औद्योगिक शहर कुकुरा पर होने वाला था, लेकिन मौसम खराब होने के कारण हमले की जगह को बदलकर कुकुरा की जगह नागासाकी कर दिया गया। घड़ी में जब सुबह के ठीक 11 बज रहे थे, तभी अमेरिकी लड़ाकू विमान B-29 अपनी बैली से फैटमैन को रिलीज करता है। 4,500 किलो वाला यह बम हिरोशिमा पर गिराए गए लिटिल बॉय के बराबर ही ताकतवर था। 52 सेकंड तक हवा में गिरते रहने के बाद जमीन से 500 फीट की ऊंचाई पर यह फटता है। शहर से बाहर काम करने वाले कुछ मजदूर बताते हैं कि जब बम फटा तो पहले तो हमें कुछ समझ नहीं आया, लेकिन बाद में हमने देखा कि चारों तरफ लाशें ही लाशें थीं। हमने पहले कभी परमाणु बम के बारे में नहीं सुना था, इसलिए हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। जो लोग जिंदा बच गए, उनके शरीर की चमड़ी घल रही थी। लोग मदद के लिए चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। जिस जगह विस्फोट हुआ, उसके 1 किलोमीटर के दायरे में हर चीज या तो धुआं बन गई या राख बन गई। हमले के बाद जिंदा बची मीचे हथौड़ी बताती है कि उस समय मैं 15 साल की थी। मैं अपने स्कूल की सबसे होनहार छात्रा तो नहीं थी, लेकिन सबसे आज्ञाकारी छात्रा जरूर थी। इसलिए विस्फोट से पहले जब सिटी में खतरे का सायरन बजा, तो हमारी टीचर ने हम सभी को पास में बने बंकर में जाकर छुपने को कहा। मेरे सभी साथी इस वार्निंग को हल्के में ले रहे थे, इसलिए वह सभी क्लासरूम से निकलकर स्कूल के मैदान में टहलने लगे, लेकिन मैं उस बंकर में जाकर छुप गई। कुछ ही देर में एक बहुत ही तेज आवाज के साथ भयानक विस्फोट होता है। मेरे जो दोस्त मेरे सामने बंकर के बाहर खड़े थे, वे अचानक धुआं बन गए। धमाके के कारण निकलने वाली रोशनी से मैं कुछ समय के लिए अंधी हो गई। अचानक बंकर में एक इतना तेज गर्म हवा का झोंका आता है कि मैं एक जोरदार झटके के साथ दीवार से टकराती हूं। कुछ देर बाद जब मेरी आंखें खुली और मैं बाहर निकली, तो मेरे सामने मेरे दोस्तों की लाशें पड़ी थीं। मीची की तरह वहां पर रहने वाले कुछ लोग जो सुरक्षित स्थान पर छुप गए थे, वह तो जिंदा बच गए, लेकिन बाकी मारे गए। उस वक्त तक लोगों ने परमाणु बम का नाम भी नहीं सुना था, इसलिए उन्हें लगा कि आसमान में सूरज फट गया है। लगभग 74,000 लोग इस हमले में मारे गए और इतनी ही संख्या में लोग घायल भी हुए। नागासाकी पर हुए हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन एक बार फिर अपने देश को संबोधित करते हैं। इस संबोधन में वह कहते हैं कि अगर जापान ने अब भी हार नहीं मानी, तो वह और हमले करेंगे जिसमें जापान के हजारों आम नागरिक मारे जाएंगे। इसलिए जापान के लिए बेहतर यही है कि वह आत्मसमर्पण कर दे। हिरोशिमा और नागासाकी पर हुआ परमाणु हमला और 8 अगस्त को सोवियत यूनियन ने भी जब जापान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, तो जापान ने हार मानकर 6 दिन बाद आत्मसमर्पण कर दिया और इसी के साथ द्वितीय विश्व युद्ध भी समाप्त हो गया। लेकिन इस युद्ध समाप्ति ने
हिरोशिमा और नागासाकी को जख्म दिए, उनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। कई बच्चे बिना माँ बाप के हो गए और कई बूढ़े माँ बाप बिना बच्चों के हुए। हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए इन हमलों पर गांधी जी की यह बात बिल्कुल सटीक बैठती है कि एन आई फॉर एन आई मेक्स द होल वर्ल्ड ब्लाइंड।